नो बट आई डोंट नो। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। और ज्ञान मीमांसा में सब कुछ अनंतिम होता है, अंतरिम होता है, कुछ भी अंतिम नहीं होता है। नथिंग इज फाइनल इन द डिस्कोर्स। बौद्धिक विमर्श में या संवाद में या ज्ञान मीमांसा में कोई भी सत्य, उनके वैज्ञानिक सत्य भी अंतिम और परम सत्य नहीं होता है। वह एक टेंटेटिव या एक एडहॉक या उस समय की तात्कालिक एग्जिस्टिंग रियलिटी को एक्सप्रेस करता है। और साथ ही साथ यह जो ज्ञान की जिसे मीमांसा कहते हैं बृहत रूप में, उसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी पांडित्यपूर्ण कितना न हो, कितना ही उसकी विद्वता क्यों नहीं हो, अपार और विदग्धता क्यों नहीं हो, किंतु इसके बावजूद वह सदैव नौसिखुआ, अनाड़ी और नोविस बना रहता है। और मैं समझता हूं कि यही प्रत्येक ज्ञान पिपासु और हमारे आपकी तरह जो अनुसंधान और विषय से जुड़े हुए हैं, यही भाव और यही मनोभाव रख करके हम लोगों को आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो आज भी जो मेरे डिलिब्रेशंस या वार्तालाप आपसे संवाद होगा, उसका 60 से 70 मिनट हम अपनी बात आपसे साझा करेंगे। और उसके बाद का जो 20 मिनट का जो समय होगा, उसमें हम आपके प्रश्नों को, आपकी जिज्ञासा को या आपसे कोई काउंटर क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। आपकी कोई टिप्पणी होगी, आपका कोई कॉम्प्लीमेंट्स होगा या आपका कोई एक पैरेलल, एक समानांतर अपना कोई दृष्टिकोण होगा, तो उसको हम सुनेंगे और उसका बिल्कुल ही एक एकेडमिक स्पीच में उसको हम वेलकम करेंगे। भारतीय मनीषी परंपरा में संवाद और संशय, डायलॉग एंड डाउट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। और रिसर्च, किसी भी विषय, किसी भी अनुशासन में आप रिसर्च करें तो ये दो एक इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट है, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक है डायलॉग, संवाद, और दूसरा है क्वेश्चनिंग या संशय, प्रश्नांकन करना, उसको क्वेश्चन करना। और मैं समझता हूं कि अगर हम भारतीय मनीषी परंपरा की ओर झांकें, भारत की एक बहुत ही सुदीर्घकालिक जो ज्ञान परंपरा है, तो उसमें हम पाते हैं कि संवाद और प्रश्न दोनों की बहुत ही गुंजाइश बनी हुई है। जो साहित्य के अध्येता होंगे या जो प्राचीन भारतीय साहित्य और वाङ्मय से परिचित होंगे, उन्हें पता होगा कि हमारे जो प्राचीन वाङ्मय है उसमें यम और नचिकेता संवाद, उर्वशी और पूर्वा संवाद, और बौद्धिक वाङ्मय में जाते हैं हम तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें कि भिक्षु नागसेन और राजा मिनांडर के बीच का वार्तालाप है, संवाद है। और यही परंपरा हमारे प्रश्नों के बारे में रही है। हम प्रश्न पूछने के प्रति बहुत ही जागरूक रहे हैं और प्रश्न पूछने से ही एक सत्य की स्थापना होती है। ज्ञान मीमांसा में एक नवीन योग होता है। प्रश्न के प्रति इतना ज्यादा हम लोगों का अतिशय इम्फेसिस रहा है कि एक पूरा उपनिषद ही प्रश्न पर बन गया, जिसे कि हम प्रश्नोपनिषद कहते हैं। वह पूरा उपनिषद प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है। प्रश्न की जो विस्तृत डोमेन है कि हम प्रश्नांकित करते हैं, किसी चीज को क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्ञान के क्षितिज का, हॉरिजन का एक्सपेंशन होता है, उसका ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन होता है। और दूसरी बात, हमारी परंपरा में तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी कृष्ण और अर्जुन के बीच में दार्शनिक संवाद होता है, जिस दार्शनिक संवाद की परिणति एक महान ग्रंथ गीता के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। तो मैं समझता हूं कि संवाद और संशय या संवाद और प्रश्न, यही रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी क्रक्स है। और इस बात को कहा जाता है कि प्रत्येक रिसर्चर को अपने विषय और अनुशासन से संबंधित कोई भी जो फैक्ट है, कोई भी जो स्थापित नोशन है, जो आइडियोलॉजी है, उसको संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। उसको एक डाउटफुल, उसको कहते हैं कि उसको एक डाउटफुल रूप से, एक सस्पिशन के रूप में उससे आर्गुमेंट करना चाहिए, तभी ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होगा। और फैज अहमद फैज, जो कि उर्दू के बहुत ही प्रख्यात उर्दू शायर हैं, वो कहते हैं कि हर हकीकत मजाज हो जाए, लेट एवरी ट्रुथ बी सस्पेक्ट,
जो प्रत्येक स्थापित सत्य है वो यदि संदेश के घेरे में आता है तो समझिए इस समाज का विकास हो रहा है, ज्ञानवर्धन हो रहा है, ज्ञान में कोई नया हम योग कर रहे हैं। आज हम ऐसे विषय को विमर्श के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित किए हैं जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ यह इंक्लूसिव भी है। यह एकांगी और एकोन्मुखी नहीं है। आप चूंकि एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही क्यूरियस ऑडियंस हैं, तो मैंने बहुत ही सुविचारित और सुनियोजित ढंग से प्लान करके सोचा कि एक ऐसे विषय पर बात करूं जो विषय सामान्यतः रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में शायद उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। तो इसलिए मैंने चुना है विषय लैंग्वेज एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। और लैंग्वेज एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट एक ऐसा विषय है जिससे कि सभी विषयों और सभी डिसिप्लिन्स के हमारे जो यंग और एनर्जेटिक जो एस्पिरेंट्स हैं उसको अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज और साइंटिफिक टेम्पर। आप ध्यान दें कि जब आप प्री पीएचडी कोर्स से जुड़े हुए हैं, फिर पीएचडी के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो बेसिक जो फोकस होता है, जो कोर फोकस होता है, वो अपने सब्जेक्ट के टॉपिक पर होता है। जो विषय, जिस विषय को आपने चुना है उससे संबंधित डेटा कहां से आएगा, उससे संबंधित सोर्सेस कहां से आएंगे, एविडेंस कहां से आएंगे, प्राइमरी सोर्स कहां से आएगा, सेकेंडरी सोर्सेस कहां से आएगा, या उस पर जो लिखा हुआ जो उसके पहले या उसके बाद का जो एक ट्रेंड एनालिसिस जिसको कहते हैं उस पर ध्यान होता है। और हम भाषा को सीधे समझते हैं कि भाषा सिंपली हमारे विचारों को कम्युनिकेट करने का एक माध्यम मात्र है। मेरा मोबाइल कहाँ गया? बल्कि एक उसकी भी एक उन्मुक्तता है, उसकी एक स्वतंत्रता है, और कहीं कहीं वह राइडर को भी गिरा करके आगे बढ़ जाता है। यानी मेरी जो पहली जो एक टेंटेटिव जो आपके सम्मुख जो स्थापना है वह यह है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का केवल एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह उससे भी कुछ और ज्यादा है। थोड़ा सा भाषा को हम एक डीपली, एक बहुत ही पेनिट्रेटिंग एनालिसिस के रूप में देखेंगे कि भाषा के बारे में जो हमारी धारणा है, जो कि शायद वह एक प्रकार का, मैं कहूंगा कि वह धारणा एक अस्तित्व धारणा है। भाषा की जो गंभीरता है, भाषा का जो एक अपना टूल्स है, भाषा की जो अपनी एक आंतरिक क्षमता है, इंटरनल पोटेंशियल है, उसको हम रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्प्लीकेशंस है। थोड़ा सा हम लौटते हैं कि देखें कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र भाषाई प्राणी है। ये सिंगुलर बायोलॉजिकल एनिमल है जो कि लैंग्वेज का प्रयोग करता है, और यह भाषा उसे अन्य जो प्राइमेट्स हैं, जो अन्य जो बायोलॉजिकल उसके एंसेस्टर्स हैं या उसके जो क्लोज्ड किन्स हैं, उससे इसको डिस्टिंग्विश करता है। मनोविज्ञानी फ्राइड कहता है कि हंगर, सेक्स एंड थ्रस्ट, भूख, प्यास और कामेच्छा, यह एक बायोलॉजिकल नीड है। इससे आगे की बात वह नहीं करता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि भाषा के कारण ही मनुष्य केवल एक जैविक प्राणी न रह करके एक सांस्कृतिक प्राणी में रूपांतरित हो जाता है। दिस इज जस्ट ड्यू टू लैंग्वेज दैट ए मैन बिकम्स ए कल्चरल एनिमल। अब एक छोटा सा उदाहरण है कि एक चींटी, जिसको एंट बोलते हैं, चींटी एक सामाजिक प्राणी है और जैविक प्राणी है। सामाजिक प्राणी इसलिए है कि वह एक झुंड में रहता है, उसका एक कलेक्टिव बिहेवियर है, वह एक सिरे से चलता है, उसका एक कॉमन मोटो होता है, वह एक सामाजिक बिहेवियर शो करता है। किंतु चींटी एक कल्चरल एनिमल नहीं है, कल्चरल एंटिटी नहीं है, कल्चरल बीइंग नहीं है, क्योंकि चींटी के पास कोई अपनी भाषा नहीं है।
यानी भाषा का होना और नहीं होना प्राणी को जैविक प्राणी से सांस्कृतिक प्राणी में रूपांतरित करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवायद है। यानी जिस व्यक्ति के पास भाषा है वह सांस्कृतिक प्राणी है। भाषा और संस्कृति, लैंग्वेज एंड कल्चर के जो अंतर संबंध हैं, जो अंतर गुंफित संबंध हैं, उस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचनात्मक, क्रिएटिव और बहुत ही लैंडमार्क वर्क एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है। वो प्राचीन और आदिम समाज की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन करते हैं और उन समाजों में, उन आदिम समाजों में प्रचलित सांस्कृतिक रूपों, उनकी परंपराओं, उनकी रीति रिवाजों आदि के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। और इतिहासकार के लिए तो भाषा और लिपि एक सबसे ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सभ्यता की शुरुआत तभी मानी जाएगी जब व्यक्ति को लिपि की जानकारी हो गई और भाषा की जानकारी हो गई। जब तक व्यक्ति को लिपि की जानकारी नहीं थी, वो प्रीडिक्टेड स्टेट में था, यानी वह प्रीहिस्टोरिक स्टेट में था, प्रागैतिहासिक काल में था। यानी यहां पर दो बातें हुई। एक तो कि भाषा ने मनुष्य को एक जैविक या एक सामाजिक प्राणी से सांस्कृतिक प्राणी में रूपांतरित कर दिया, और दूसरी कि भाषा और लिपि के आविष्कार से मनुष्य जो कि आदिम अवस्था में रह रहा था, बर्बर चरण में रह रहा था, सेवेज स्टेट में आ रहा था, वह अपनी हिस्ट्री से हिस्टोरिक स्टेज में आ जाता है। अब युval नोआ हरारी, जिनकी चर्चा मैंने पिछले भी संवाद में आपके साथ किया था, उनकी वही पुस्तक, जिस पुस्तक को मैं बहुत उद्धृत भी करता हूं और मैं समझता हूं कि समाज विज्ञान और विज्ञान के जो भी युवा जिज्ञासु छात्र छात्राएं अध्येता उनको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें वह मानव सभ्यता के इतिहास का जो एक बहुत दीर्घकालिक इतिहास है, उसमें 3 क्रांतियों की बात करते हैं। पहली क्रांति जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जिसकी शुरुआत 70,000 वर्ष पूर्व होती है। दूसरी क्रांति जिसको कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी शुरुआत 12,000 वर्ष पहले होती है। और तीसरी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जिसकी शुरुआत आज से करीब 500 से 600 वर्ष पहले होती है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि मनुष्य जैविकीय उद्विकास के क्रम में, बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के क्रम में, जब मनुष्य ने कॉन्शियसली सोचना, समझना, किसी चीज को प्लान करना, किसी भी वस्तु को देख करके उसके नामकरण की कोशिश की, उस स्टेज को हम कहते हैं कॉग्निटिव स्टेज। तो भाषा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की सबसे अमूल्य देन है, या कह सकते हैं कि भाषा जो है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का ही परिणाम है। और मैं कहूं कि शायद इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य या मॉडर्न मैन, जिसे कि ज्ञानी मानव कहते हैं, एनाटॉमिक मॉडर्न मैन कहते हैं, AMP, उसका सबसे युगांतकारी, सबसे विलक्षण और सबसे विशिष्ट जो आविष्कार है वह निश्चित रूप से भाषा है। यानी भाषा मनुष्य का सबसे प्रारंभिक इन्वेंशन, द ग्रेटेस्ट एंड द अर्लीस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन दिस प्लैनेट is none other than the invention of language itself। अब भाषा के बारे में जो टेंटेटिवली मानते हैं कि भाषा क्या है, तो ये संकेतों, प्रतीकों या अल्फाबेट्स का एक संयोजन है। लेकिन यह केवल संकेतों, प्रतीकों और कुछ शब्दों या कुछ वर्णों, कुछ अक्षरों का संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के विचारों, उद्गारों, भावनाओं, मनोभावनाओं, उनके सपनों, उनकी जो अंतर्निहित जो इच्छाएं हैं, उनको व्यक्त करने का एक साधन है, एक टूल है। ये तो बात रही भाषा की एक लेमन डेफिनेशन के बारे में। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी। यह उनकी बहुत ही प्रारंभिक पुस्तक है और बहुत ही फंडामेंटल पुस्तक है। इसमें वो कहते हैं कि भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भाषा चिंतन की तात्कालिक सच्चाई है। जिस प्रकार दार्शनिकों ने चिंतन को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया, उसी प्रकार
वे इस बात के लिए भी बाध्य थे कि भाषा को भी एक स्वतंत्र और एक स्वायत्त हैसियत प्रदान किया जाए। यह जो मार्क्स की प्रतिस्थापना थी, यह भाषा की एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही साइंटिफिक डिफिनेशन थी। और यह हम मान सकते हैं कि दुनिया में जितना भी हम कार्य करते हैं वह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम भाषा के जरिए ही जानते हैं, भाषा के जरिए उसका वर्णन करते हैं। इससे साबित होता है कि भाषा के बाहर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग आउटसाइड द लैंग्वेज। जीवन और जगत की जितनी भी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं या फिनोमिना, परिघटनाएं हैं, सभी भाषा में ही कैद हैं। एक डेविड लॉज है, उनका उपन्यास है जिसको कि उसका नाम है नाइस वर्क। उसमें कहते हैं कि भाषा ही अंतिम कारागार है, जेल जिसको बोलते हैं। आप वही हैं जो कहते हैं यह बात नहीं है, बल्कि आप वह हैं जो आपको कहा जाता है। What you say is not what you are। आप जो कहते हैं वो आप वह नहीं है, बल्कि आपको जो कहा जा रहा है वह आप हैं। तो हम इसको देखें कि भाषा को जो कैद बताया गया, कारावास बताया गया, यानी हमारा संपूर्ण ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान हो, साहित्य का हो, गणित का हो, भौतिकी का हो, खगोल शास्त्र का हो, कृषि विज्ञान का हो, रसायन का हो, नैनो टेक्नोलॉजी का, दुनिया का जितना भी ज्ञान विज्ञान है, सभी भाषा के कारावास में ही कैद है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही संचरित होती है। वो वैज्ञानिक खोजें हो या गणितीय सूत्रों का आविष्कार हो या कोई नए प्रोटीन की खोज हो या साहित्य की कोई कविता हो या अर्थशास्त्र का कोई नया सिद्धांत हो या कोई नई दार्शनिक अवधारणा हो, सभी अंत में भाषा की सवारी लेकर के ही एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित होती है। इस विमर्श का जो एक सेंट्रल पॉइंट है वह यह है कि भाषा एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, एक इंडिपेंडेंस और एक उस ऑटोनोमस उसका डोमेन है। वह केवल टूल नहीं है, वह केवल व्हीकल नहीं है जिससे कि हम यात्रा करते हैं और हम यात्री हैं, बल्कि वह भी अपने आप में यात्री है। वह केवल साधन नहीं है बल्कि साध्य है। वह केवल मेंस नहीं है बल्कि वह कभी कभी हमारा एंड है। अब हम देखें, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने पिछली व्याख्यान में भी या पिछली वार्तालाप में आपसे मैंने इस बात की चर्चा की थी कि विषय कोई भी हो, हम अनुसंधान या रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या टॉपिक पर करें, लेकिन दुनिया में ज्ञान विज्ञान के विभिन्न प्रकोष्ठों में, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में जो प्रगति हो रही है, जो नए नए अवधारणाएं आ रही है, जो नई नई संकल्पनाएं उभर करके आ रही है, जो नए नए विवाद, डिस्कोर्स उभर करके आ रहे हैं, उन सबों से हमारा परिचय अवश्य होना चाहिए। तभी हमारा रिसर्च एक ज्यादा होलिस्टिक, एक वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड और एक वेल एक्नॉलेज्ड रिसर्च माना जाएगा। वैश्विक बौद्धिक पटल पर यदि आप ध्यान दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि शीर्षस्थ जो बुद्धिजीवी हैं, जो टॉप के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनकी बात दुनिया में सुनी जाती है, उसमें भाषाविद, लिंग्विस्ट, लिटरेरी क्रिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का प्रभाव और वर्चस्व है। वैज्ञानिक लोगों की चर्चा तब होती है जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, लेकिन जब बौद्धिक संवाद होता है, पूरी दुनिया की जो सामाजिक और राजनीतिक परिघटनाएं होती है, उन घटनाओं पर जिन इंटेलेक्चुअल्स को सुना जाता है, उसमें इतिहासकार, अर्थशास्त्री या दार्शनिक नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो लिंग्विस्ट की है, भाषाविदों की है, लिटरेरी क्रिटिक की है और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की है। हाल के 2-3 दशकों में यदि हम देखें पूरी दुनिया में कि बुद्धिजीवी वर्ग में किन बुद्धिजीवियों का नाम आता है और किनका हस्तक्षेप हमारे समाज और हमारे वैश्विक पटल पर जो राजनीति है या जो चेंजेस सिचुएशंस है उनकी जिनकी बात सुनी जा रही है, उसमें आप जैक डेरिडा, नोम चॉम्स्की, शेल्डन पॉलक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, इन लोगों का नाम सुनते हैं। जैक डेरिडा द कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी
के एक प्रवर्तक हैं और उनकी प्रसिद्ध किताब है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। मूल रूप से वो लिंग्विस्ट हैं। नोम चॉम्स्की जो कि जीवित हैं, डेरिडा हमारे बीच नहीं है। नोम चॉम्स्की जो कि अमेरिकी भाषाविद हैं, जिन्होंने करीब 70 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। वो केवल भाषाविद ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। दुनिया में अमेरिका में रह करके अमेरिकी निवासी होने के बावजूद भी अमेरिकी साम्राज्यवाद की धज्जियां उड़ाने में कतई कोई परहेज नहीं करते हैं। उन सबों में हम एक कॉमन एलिमेंट पाते हैं कि ये सभी लोगों का जो बैकग्राउंड है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसका जो सोर्स है, जो रियल सोर्स है, वह है भाषा। यानी भाषाविदों और लिटरेरी क्रिटिक्स जो हैं आज के बौद्धिक विमर्श के सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेटरी हैं, सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ये ड्राइविंग सीट पर हैं, ये बैक बेंचर नहीं है। पूरी दुनिया में जो विमर्श हो रहा है उसमें इनकी बात को, इनकी जो स्थापनाएं हैं उसको ज्यादा बेहतर ढंग से, ज्यादा सीरियसली सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उस पर डिबेट हो रहा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। भाषा स्वयं में भी एक विज्ञान है। भाषा स्वयं में एक विज्ञान है। लैंग्वेज इटसेल्फ इज ए साइंस। क्योंकि जब लैंग्वेज का भी स्टडी करते हैं, जो कि लिंग्विस्ट या जो हिंदी अंग्रेजी के जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे, तो देखेंगे कि जो भाषा है तो भाषा विज्ञान एक विषय है। भाषा शास्त्र जिसको बोलते हैं भाषा विज्ञान, उसमें मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स इत्यादि, ध्वनि शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, व्युत्पत्ति शास्त्र है। और ये भाषा जो शोध हो रहा है वह किसी भी वैज्ञानिक शोध के समानांतर उसका शोध है। किसी भी भाषा के शब्द का सृजन, किसी भी भाषा के वर्ण का सृजन किन किन रूपों में हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुरूप, उन सबों का अध्ययन एक बहुत ही वैज्ञानिक, जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक टूल से, साइंटिफिक एपरेटस से किया जाता है। यानी भाषा भी अपने आप में विज्ञान है और भाषा विज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र और स्वायत्त विधा के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है। अब विदेशों में, हमारे यहाँ से भाषा विज्ञान पर उतना बल नहीं है, किंतु विदेशों में तो पोवर्टी लेव और लिंगुआ लेव की धारणा है। अर्थशास्त्र के जो छात्र होंगे, शैलेंद्र जी जानते होंगे कि अभिजीत बनर्जी, जिनको कुछ साल पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनकी पोवर्टी लैब है। गरीबी का जो प्रयोगशाला है उसमें ढेर प्रकार के प्रयोग करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं सारी दुनिया से, और उसके बाद वो डेटा को प्रोसेस कर करके एक थ्योरेटाइजेशन का काम होता है, एक सैद्धांतिकरण का काम होता है। तो विदेशों में खास कर करके कि हार्वर्ड, पेंसिल्वानिया, कॉर्नेल जैसे जो अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहां पर भाषा लिंगुआ लैब, जिसमें कि भाषा का बहुत ही वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा का इतना गहन, भाषा का इतना ही पेंट्रेटिंग, भाषा का इतना क्रिटिकल अध्ययन किया जाता है। इससे पता चलता है कि भाषा वास्तव में मनुष्य के, प्रारंभिक मनुष्य का सबसे चमत्कारिक, मिराकुलस, वंडरस जो अचीवमेंट जो था वह भाषा का आविष्कार था। और अभी हाल फिलहाल में एक यूरोपियन लिंग्विस्ट है, उन्होंने कहा कि भारत में जो संस्कृत का जो व्याकरण है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो करीब 2400 वर्ष पुरानी है, 2400 से 2500 वर्ष पुरानी है, उसमें आधुनिक कंप्यूटर के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म है, उसका एक बहुत ही क्लियर कट रिफ्लेक्शन हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। और इसीलिए इस आधार पर उन्होंने साबित किया कि दुनिया का सबसे ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली कोई अगर लैंग्वेज है तो वह कोई और लैंग्वेज नहीं बल्कि वह संस्कृत है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है विश्व की किसी भी भाषा में लिखी गई उपलब्धतम और प्राचीनतम वो व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि अष्टाध्यायी इज द अर्लीस्ट written grammar in any of the language of the world। दुनिया की किसी भाषाओं में ग्रामर की इतनी प्रारंभिक पुस्तक, सबसे अर्लीस्ट बुक पाणिनि के अष्टाध्यायी से ज्यादा कोई नहीं है। ग्रामर जो होता है वो भाषा को अनुशासित करता है।
ग्रामर का उद्भव बाद में होता है। भाषा में अनुशासन लाने के लिए, शब्द अनुशासन लाने के लिए, भाषाई अनुशासन लाने के लिए, भाषा को डिसिप्लिन करने के लिए हम ग्रामर को डेवलप करते हैं। और ग्रामर जो है सो भाषा का एक डिसिप्लिनेरियन मास्टर होता है, उसको अनुशासन में रखता है। अब मैंने जो बात कही कि जिस भाषा को हम एक मामूली रूप से केवल एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन मानते थे, वह भाषा का कितना विशाल विस्तार है। वह भाषा अपने आप में विज्ञान है, वो अपने आप में कई शोधों, कई प्रतिमानों को जन्म देता है। और भाषा अपने आप में विज्ञान होने के साथ ही साथ वह हमारी तत्कालीन संस्कृति, कल्चर के फैब्रिक से बहुत ही इंट्रिकेटली, जो कहते हैं बहुत ही नाजुक रूप से, बहुत ही एक कोमलता के साथ वह जुड़ा हुआ है। तो ये तो बात रही कि भाषा की हम प्रारंभिक बात की। अब हम देखें कि भाषा का साम्राज्य, अभी तक हमने केवल भाषा को माध्यम माना था अभिव्यक्ति का। अब हम देखें कि भाषा कैसे एक पॉलिटिकल, कैसे एक मिलिट्री, कैसे एक इंपॉर्टेंट फोर्स के रूप में डेवलप करता है। अभी हाल फिलहाल में जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसके ड्राफ्ट में पढ़ेंगे पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। लैंग्वेज का जो एक पावर है, अभी तक लैंग्वेज को हम एक मीडियम के रूप में यूज कर रहे थे, अब हम दूसरे नजरिए से देखें तो पाएंगे कि भाषा एक पावर के रूप में, एक फोर्स के रूप में कैसे डेवलप करता है। और इसके लिए थोड़ी सी हमको दृष्टि को एक बहुत ही ओपन रखना पड़ेगा। और एक टर्म है लैंग्वेज एम्पायर, भाषा का साम्राज्य। अभी तक जो भी हमारे इतिहास या साहित्य की या हमारी जो सामान्य जानकारी होती है, उसमें हम पारंपरिक तौर पर राजनीतिक और सैन्य साम्राज्यों से परिचित होते हैं। रोमन साम्राज्य, बिजेंटाइन साम्राज्य, कैरोलिंगियन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, इस प्रकार के साम्राज्य का हम नाम सुनते हैं। यानी एक पॉलिटिकल डायनेस्टी से हम एक एम्पायर को डिफाइन करते हैं, एक वंश से, एक ट्रेडिशन से हम उसको डिफाइन करते हैं। और इतिहास में साम्राज्यों और राजवंशों का उत्थान और पतन एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना के रूप में, एक सामान्य परिघटना के रूप में हमारे सम्मुख चित्रित होता है, उद्घाटित होता है। नए राजवंश का प्रादुर्भाव होता है, पुराने राजवंशों का पतन होता है। यह एक बहुत ही ग्रेजुअल हिस्टोरिकल प्रोसेस के रूप में हमारे सम्मुख आता है। कुछ साम्राज्य बहुत दीर्घकालिक होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और कुछ बहुत ही अल्पकालिक हैं, जिसको कहते हैं कि शॉर्ट लिव्ड रहे हैं, 50 वर्ष 100 वर्ष में रहे हैं। और कुछ मुगल साम्राज्य की तरह बहुत एक लंबे समय तक रूल ओवर किए हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री जो एम्पायर है, यह एक तात्कालिक रूप से इंपैक्ट डालता था। इसका एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं था। लेकिन जो भाषाई साम्राज्य है, जो लैंग्वेज एम्पायर है, उसका प्रभाव बहुत ही घनीभूत, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही कोएर्सिव और बहुत ही शाश्वत रूप में, यूनिवर्सल रूप में हमको प्रभावित करता है। हम पूरे डिस्कोर्स में आएंगे कि किस प्रकार भाषा एक फोर्स के रूप में, एक साम्राज्य के टूल के रूप में ग्रोन अप करता है। और ग्रोन अप करने के बाद भाषा स्वयं अपने आप में एक कैसे अधिनायकवादी शक्ति और सत्ता बन जाता है, जो कि लोगों को कुचलने का काम करता है, जो लोगों के जो पर्सनल एक्सप्रेशंस हैं उसको सप्रेस करता है। कैसे एक जो इंपीरियल पावर है, एक साम्राज्यवादी शक्ति और ताकत या आक्रमणकारी जो आक्रामता है, भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, कैसे एक इंपॉर्टेंट फोर्स के रूप में करते हैं, अपनी शक्ति और अथॉरिटी को उस देश के जनगण पर आरोपित करने में, सप्रेस करने पर, जहां पर कि उनका रूल होता है। अब आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय भाषाएं, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, पुर्तगाली, फिर स्पेनिश, अंग्रेजी, सभी भाषाओं का अपना अपना साम्राज्य विभिन्न कालखंडों में रहा है। डिफरेंट स्टेजेज में, डिफरेंट स्पेस में, डिफरेंट ज्योग्राफिकल स्पेस में उस लैंग्वेज विशेष का डोमिनेंस रहा है। यूनेस्को ने साइंटिफिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि संस्कृत
विश्व की प्राचीनतम भाषा है। यह केवल भारत की या साउथ एशिया की नहीं, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वह संस्कृत है। तो भारत में जो संस्कृत का जो ओरिजिन होता है, जो उद्भव होता है, तो संस्कृत जो है सो एक बहुत एक जो भाषा के रूप में उभर करके आती है। और वह भाषा जो है वह अभिजात्य की भाषा है, वह साहित्य की भाषा है, वह धार्मिक ग्रंथों की भाषा है, और वह सामान्य लोगों की कॉमन भाषा के रूप में वह तब्दील और रूपांतरित नहीं हो पाती है। संस्कृत के प्रभाव को बढ़ने के चलते क्या हो रहा है कि समाज में जो संस्कृतविद हैं, जो कि संस्कृत में जिनका पांडित्य है, उनका प्रभाव और वर्चस्व स्थापित हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न की आपने चर्चा सुनी होगी। कालिदास से लेकर के ब्राह्मीर और अमर सिंह, ये सभी लोग संस्कृत के महान पंडित हैं, नाटककार हैं, साहित्यकार हैं, शब्दकोशकार हैं। और संस्कृत जो है वह अभिजात्य लोगों की राज दरबार की भाषा है, और इसको प्रश्रय, प्रोत्साहन और संरक्षण उन राजाओं के द्वारा मिल रहा है। क्योंकि यह धर्म ग्रंथों की भाषा है, अभिजात लोगों की भाषा है और राज दरबार की भाषा है। तो संस्कृत का ज्ञान लोगों को समाज में वह प्रतिष्ठा, वह गरिमा और वह महत्व प्रदान कर रहा है, जो कि गैर संस्कृत जानने वाले लोगों से या जिनका संस्कृत से परिचय नहीं है, पांडित्य नहीं है, उनसे मामले में वो ज्यादा सुपीरियर सोशल और कल्चरल स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। और यह जो संस्कृत का जो अधिकार और वर्चस्व है, यह केवल प्राचीन भारत तक नहीं रहता है, बल्कि मुगल काल में भी जब संस्कृत का पतन हो रहा था, संस्कृत को राज्य प्रश्रय संरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा था, फिर भी शाहजहां के दरबार में एक महान संस्कृत आचार्य पंडित जगन्नाथ थे, जिनकी बहुत ख्याति थी, और शाहजहां के दरबार में उनके संस्कृत पांडित्य के चलते, संस्कृत ज्ञान के चलते उनको बहुत ही उचित सम्मान, वजीफे और उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा मिलती है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत, सुल्तानों का शासन काल आता है भारत में, धीरे धीरे संस्कृत हाशिए पर चली जाती है, मार्जिनलाइज हो जाती है। मनुष्य की नियति की तरह भाषा का भी एक नियति होता है, भाषा का भी भाग्योदय और भाषा का भी भाग्य का अधःपतन और भाषा की भी मृत्यु होती है। भाषा भी युवा होता है, भाषा भी एक बायोलॉजिकल एंटिटी के रूप में अलग अलग स्टेज में अलग अलग रूप ग्रहण करता है। अब जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का भारत में शासन शुरू होता है, आक्रांता और आक्रमणकारी के रूप में आता है, तो धीरे धीरे संस्कृत रिप्लेस हो जाती है और संस्कृत की जगह पर फारसी भाषा, राज दरबार की भाषा, प्रशासन की भाषा, लगान कर की भाषा, सामान्यतः फारसी जो है वह पांडित्यपूर्ण भाषा के रूप में डेवलप करती है। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और मुगल शासकों ने फारसी भाषा का या कहें कि राजकाज का फारसीकरण कर दिया। यानी जो स्थान अब संस्कृत का था दरबार में, वह स्थान अब फारसी का हो गया। लेकिन अब फारसी का हो गया तो इससे मुसलमान और हिंदू दोनों ही कैटेगरी के लोग इससे लाभान्वित हुए। जो भी व्यक्ति फारसी जानता था उसको इसका लाभ मिलता था। आप सभी लोगों ने टोडरमल का नाम सुना होगा, जो कि शेरशाह के शासन काल में भी और अकबर के शासन काल में भी रेवेन्यू मिनिस्टर था। वह हिंदू खत्री जाति का था। कायस्तों और खत्रियों की जो जाति थी हिंदू समाज में, उसने अपने आप को फारसी भाषा में वेल इक्विप्ड किया, जिसके चलते कि मुगल दरबारों में भी उन खत्री और उन कायस्थ अभिजात्यों को स्थान प्राप्त हुआ, जो कि उनके काउंटर पार्ट्स मुस्लिम स्कॉलर्स को प्राप्त होता था। मुगल काल में आप पाएंगे कि कई एक ऐसे हिंदू हैं जिनकी फारसी में रचनाएं हैं। खुलासतुत तवारीख बहुत फेमस रचना है, पंजाब में 17वीं सेंचुरी की सुजान राय भंडारी की रचना है, भीमसेन की रचना है, ढेर सारी रचनाएं हैं। यानी भाषा का जो डोमिनेंस है, भाषा का जो प्रभाव है, एकाधिकार है, वह धीरे धीरे फारसी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। और यह जो डोमिनेंस है, ये फारसी का जो महत्व है, यह अंग्रेजों के आने के बाद तक भी बना रहता है। और 1818 ईस्वी में आकर करके लॉर्ड हेस्टिंग्स के रिजीम में आकर करके फारसी भाषा के स्थान पर कंपनी हुकूमत ने अंग्रेजी को प्रश्रय देना शुरू किया।
और संस्कृत के स्थान पर फारसी और फारसी के स्थान पर अब धीरे धीरे अंग्रेजी आ रही है। और यह जो एक बहुत ही सुनियोजित और सुविचारित ढंग से सत्ता का अंग्रेजीकरण किया जा रहा है और अंग्रेजी साम्राज्यवादिता, इंग्लिश इंपेरियलिज्म के डेवलपमेंट में अंग्रेजी एक इंपॉर्टेंट टूल्स के रूप में, वेपन के रूप में, औजार के रूप में, हथियार के रूप में इमर्ज कर रहा है। और जब अंग्रेजी इमर्ज कर रहा है तो और भारत में भी धीरे धीरे बुद्धिजीवियों की और सामाजिक चेतना बढ़ रही है, तो अंग्रेजों ने भारत में 1854 ईस्वी में पहली बार आईसीएस की परीक्षा इंट्रोड्यूस किया, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जिसको कहते हैं सबसे उत्कृष्ट जो परीक्षा होती थी, प्रतियोगिता परीक्षा, वह होती थी आईसीएस की। आईसीएस के बारे में कहा जाता था ये एक डिवाइन जॉब है, यानी इस सेवा में जिसका चयन होता है वह एक दैवीय सुख की ओर व्यक्ति उन्मुख होता है, उस पर ईश्वर की और देवता की या कहे कि एक विशेष कृपा है। इसको कहते थे कि डिवाइन या हेवेंस प्लेजर। तो भारतीय लोगों को बहुत खुशी प्राप्त हुई कि आईसीएस कंप्लीट कर करके हम अंग्रेजी साम्राज्य या कंपनी हुकूमत में भी एक इंपॉर्टेंट पावर एंड पोजीशन को अचीव कर सकते हैं, यानी समानता, विधि के समक्ष समानता और अवसर के जो समानता होती है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, उसको हम एंजॉय करेंगे। लेकिन आईसीएस परीक्षा का जो पैटर्न था वह इस ढंग से स्ट्रक्चर किया गया था, इस ढंग से उसमें भाषाई व्यवधान खड़ा किया गया था, ताकि इसमें 9 के बराबर कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार से इसमें एंट्री न प्राप्त कर सके। यानी मकान तो बन गया, किंतु उसके दरवाजे इतने सख्त कर दिए जाए, इतने सख्त कर दिए जाए कि इसमें किसी की एंट्री न हो। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आईसीएस परीक्षा का जो पैटर्न था उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, यूरोपियन फिलॉसफी, हॉर्स राइडिंग, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे ऐसे लैंग्वेज का उसमें प्रोग्रामिंग किया गया, स्ट्रक्चरिंग किया गया, भारतीय जिसे संपूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। भारतीय लोग को लैटिन जानकारी नहीं थी। ये परीक्षा भी लंदन में आयोजित होती थी, बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। और भारत में रहकर के व्यक्ति लैटिन की जानकारी कहां प्राप्त करेगा, भारत में रहकर के विक्टोरियन अंग्रेजी जानकारी कहां प्राप्त करेगा। तो इसका नतीजा हुआ कि 1854 से लेकर 1869, 1854 से लेकर के 1869 तक केवल एक भारतीय आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। 1869 15 वर्षों के आईसीएस के एग्जाम्स में केवल एक इंडियन क्वालिफाई हुआ। इसका कारण यह नहीं था कि भारतीय लोग बुद्धिमान नहीं थे, मेधावी नहीं थे या उनको वो ज्ञान नहीं प्राप्त था, बल्कि इसका कारण यह था एक भाषाई अवरोध। लैटिन की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, अंग्रेजी विक्टोरियन इंग्लिश का जो पैटर्न है, और इस प्रकार भाषा का अवरोध खड़ा करके भारत की जो एक युवा थी, जो कि एस्पायरिंग युवा थी, उसको इस विशेष सेवा से वंचित किया गया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में इंग्लिश ऑनर्स कर करके आईसीएस परीक्षा के लिए लंदन जाते हैं और क्वालिफाई करने के बावजूद भी तकनीकी कारणों से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इसका एक रिएक्शन क्या होता है कि भारतीय मिडिल क्लास जो कि इमर्ज कर रहा है, जो कि अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित है, जिसको कि पूरे यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय दर्शन की जानकारी है, उसने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया, उस भाषा को अडॉप्ट कर लिया। और पहला व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हुए 1920-21 में, जिन्होंने कि आईएससीएस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। और केवल 4था स्थान ही नहीं, बल्कि उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता था उसमें उनको सारे एस्पिरेंट से सबसे हाईएस्ट अंक था। यानी अंग्रेजी भाषा और आईसीएस में जो इंग्लैंड के अभिजात लोगों का जो वर्चस्व था, जो एकाधिकार था, जो प्रभुत्व था, उसको तोड़ने का काम सुभाष चंद्र बोस जैसे मेधावी राष्ट्रवादियों ने किया, जो कि
आईसीएस की परीक्षा में केवल क्वालिफाई नहीं करते हैं, बल्कि अंग्रेजी में वो सबसे उच्चतम हाईएस्ट अंक प्राप्त करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो भाषा जो है एक कैसे एपरेटस ऑफ द एम्पायर, उस साम्राज्य के एक एपरेटस के रूप में कैसे इवॉल्व कर रहा है और कैसे उसका यूज किया जा रहा है। ये तो मैं भारत की बात कहा। अब हम यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में पैरेलल रूप से देखें तो पूरे मध्यकाल में यूरोप में लैटिन भाषा का प्रभाव है। यूरोप के समाज में उस व्यक्ति को अभिजात्यता हासिल है, उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से उसकी प्रभुता स्थापित है, उस व्यक्ति की सर्वमान्यता है जो व्यक्ति की ग्रीक और लैटिन भाषा में प्रवीण है। अब यूरोप का पहला साहित्यकार जो कि लैटिन भाषा के वर्चस्व को चुनौती देता है वह है इटालवी साहित्यकार दांते, जिसकी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी दुनिया की बहुत ही एक लोकप्रिय पुस्तक है। वह पुस्तक जो है इटालवी लैंग्वेज में लिखी गई, यह एक बहुत ही कालजयी रचना थी। यानी यूरोप में भी भाषा का प्रभाव और वर्चस्व की जो लड़ाई है, एक महत्वपूर्ण भाषा है, अभिजात की भाषा, एक सामान्य जन की भाषा है, इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट स्ट्रगल और फाइट गोइंग ऑन है। अब औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में होता है तो फिर वो यूरोप की भाषाएं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में फैल जाती है। अब क्या होता है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जहां पर यूरोपीय शक्तियां एक एम्पायर के रूप में, एक साम्राज्य निर्माता के रूप में उन सुदूर क्षेत्रों में अपना उपनिवेश स्थापित करती है और उन राष्ट्रों की जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उसको खा जाती है, उसको लील लेती है, उसको समाप्त कर देती है। भौतिक रूप से आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भौतिक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। आज हम कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश, किसी भी देश के प्रत्यक्ष रूप से गुलाम देश के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से एक स्लेव कंट्री के रूप में, कॉलोनाइज्ड के रूप में नहीं है, किंतु उस औपनिवेशिक सत्ता का जो सबसे कतिक लॉन्ग लास्टिंग अभिशाप के रूप में वह यह है कि पूरे दक्षिण अमेरिका में की जो भाषा है उसके बारे में कहा जाता है कि द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज इज स्पेनिश and the second most spoken language of the Latin American countries is Portuguese. पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल उत्तराखंड से भी छोटा है और स्पेन उत्तराखंड से थोड़ा सा बड़ा है, 2-3-4 जिले और जोड़ दें। पुर्तगाल और स्पेन पूरे दक्षिण अमेरिका के देशों को कॉलोनाइज करते हैं, वहां की स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर जाते हैं और अपने डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए स्पेनिश और पुर्तगाली लैंग्वेज को लाद देते हैं। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का बहुत ही प्रभावशाली देश है, जहां का जो लैंग्वेज है वह पुर्तगाली लैंग्वेज है और शेष जो देश हैं वो स्पेनिश है। मॉरिशस, जहां पर कि भारत के गिरमिटिया मजदूर गए थे, वो फ्रेंच कॉलोनी थी, तो वहां की जो प्रमुख भाषा है वह क्रियोल है, फ्रेंच क्रियोल है, वहां फ्रेंच लोग ज्यादा बोलते हैं। तो उपनिवेशवाद ने जो सबसे जो एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जिसको कहते हैं, एक बहुत ही दूरगामी जो प्रभाव छोड़ा वह यह छोड़ा कि भाषा के द्वारा उन्होंने उन देश की स्थानीय भाषाओं, शब्द संपदा, उनका जो बोली था, उनका जो डायलेक्ट था, उनका लैंग्वेज था, उसको समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर उन्होंने अपनी जो कॉलोनी की जो लैंग्वेज थी, एम्पायर की लैंग्वेज थी, उसको लाद दिया। यानी एक भाषा एक नई संस्कृति लाती है और एक भाषा की जब मृत्यु होती है तो एक संस्कृति की मृत्यु होती है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि भाषा और संस्कृति, लैंग्वेज और कल्चर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। और आज भारत में भी ब्रिटिश सत्ता और ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा आज हमारे एक कॉमन लिंगुआ फ्रेंका के रूप में डेवलप कर गई है। और आपको आश्चर्य होगा कि 1956 में भारत में पहली बार लिंग्विस्टिक स्टेट जो बना वो आंध्र प्रदेश बना। आंध्र के तेलुगु भाषी लोगों ने विद्रोह किया, विरोध किया, आंदोलन किया कि हम
मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर हम जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, हम तमिल स्पीकिंग लोगों के साथ नहीं रहेंगे और पहली बार तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग राज्य बना, आंध्र प्रदेश। और आज के हिंदुस्तान अखबार, जो उत्तराखंड का जो लोग अखबार है हिंदुस्तान, उसमें आप एक लेख पढ़ेंगे संपादकीय में, वह लेख है एस श्रीनिवास का। एस श्रीनिवास का लेख बहुत ही अच्छा लेख है। उसमें लिखा है उन्होंने कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि अंग्रेजी मीडियम को प्रारंभिक कक्षाओं से ही अनिवार्य करने जा रहा है। और आश्चर्य होगा कि 96% सर्वेक्षण में पाया गया कि वहां के गार्जियंस ने इस बात को कहा कि हमारे बच्चों को प्राइमरी लेवल पर अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, मीडियम के रूप में, जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, न कि तेलुगु के रूप में। आप देखें कि 1956 में जिस लिंग्विस्टिक स्टेट के नाम पर तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग स्टेट बनता है, 2022 आते आते वो तेलुगु भाषी स्टेट में तेलुगु अब एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में आ रही है और पूरे प्राथमिक शिक्षा का अंग्रेजीकरण कर दिया गया है। यानी ये जो भाषा का जो डोमिनेंस है, भाषा का जो प्रभाव है, भाषा का जो एकाधिकार है, भाषा का जो वर्चस्व है, वो बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। और जो यूरोपीय भाषाएं जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैली, वह एक स्ट्रेटजी के रूप में, मैंने शुरू में कहा था कि भाषा का साम्राज्य भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे अविकसित या अल्पविकसित देशों से यद्यपि की औपनिवेशिक सत्ता की समाप्ति हो गई है, किंतु उनका भाषाई साम्राज्य जो लिंग्विस्टिक एम्पायर है, वह आज भी बना हुआ है। मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान और आजादी के बाद भी हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति रिसर्च अंग्रेजी को छोड़ के किसी अन्य भाषा में भी नहीं कर सकता था। यहां तक कि हिंदी का रिसर्च भी कोई व्यक्ति, विषय हिंदी का होगा लेकिन वो जो लिखेगा रिसर्च, उसकी जो थीसिस होगी वो अंग्रेजी में लिखी जाएगी। अब बात रही कि ये जो फिलोसॉफिकल, जो हिस्टोरिकल मैंने डिस्कशन किया, उसको मैं देखूं कि आपके रिसर्च में, आप जो सभी रिसर्च एस्पिरेंट्स हैं, उसमें इस लैंग्वेज की क्या भूमिका है। तो बता दूं कि लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन रिसर्च। ये सभी जानते हैं कि भाषा जो है सो रिसर्च में एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल जो है सो कंट्रीब्यूट करती है। अब यह बात है कि लैंग्वेज की जानकारी हमको इसलिए होनी चाहिए कि जिस विषय, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अवेलेबल प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस, प्राथमिक और सेकेंडरी सोर्सेस हैं, उसकी भाषा में हमारी मास्टरी होनी चाहिए। अगर मास्टरी हमारी नहीं होती है तो हम उन सोर्सेस को बहुत ही मास्टरली हैंडल नहीं कर सकते। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, वो बहुत ही एक अच्छा एनेक्डोट्स है, क्योंकि सीवी रमन से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूं और उनको बराबर मैं उद्धृत करता हूं। सीवी रमन जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रोफेसर बनकर के आए और कुछ दिन वो मैसूर विश्वविद्यालय में रहे, तो नोबेल पुरस्कार उनको मिल चुका था। तो भारत के अधिकांश जो फिजिक्स के अच्छे एस्पिरेंट्स थे, वो पीएचडी करने के लिए सीवी रमन से कांटेक्ट करते थे। तो सीवी रमन कहते थे कि ठीक है कि मैं आपको पीएचडी करा दूंगा। लोग बड़े खुश होते थे और फिजिक्स में तैयारी करके जाते थे कि किन किन विषयों पर करना है। तो सीवी रमन स्पष्ट कहते थे, इट वाज वेरी मच क्लियर, कि फिजिक्स यदि आप नहीं जानते हैं, देयर इज नो इश्यू, हम आपको फिजिक्स बता देंगे, क्योंकि फिजिक्स जानता हूं, लेकिन आपको हमारे अंदर रिसर्च करने के पहले जर्मन लैंग्वेज में डिप्लोमा की डिग्री होना आवश्यक है। क्यों? अब इसका कारण देखिए कैसे है, भाषा का कैसे साम्राज्य एक्सपेंड करता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू होता है। 1901 से लेकर के 1920 तक में, करीब 20 वर्षों का, 2 डिकेड्स का समय दीजिए, उसमें फिजिक्स में 25 नोबेल लॉरिएट होते हैं, जिसमें से 8 जो नोबेल लॉरिएट हैं वो जर्मन हैं। तो उस समय दुनिया में जो फिजिक्स के क्षेत्र में जो रिसर्च हो रहा है, वह जो पब्लिकेशंस हो रहा है, वो जो लेख प्रकाशित हो रहे हैं जर्नल्स में, उसमें जो डोमिनेंस है वो जर्मन लैंग्वेज का है। अल्बर्ट आइंस्टीन का, स्कॉटिंग, जितने भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट या केमिस्ट हैं, उनका जो लैंग्वेज है वो जर्मन है। तो बहुत ही कॉन्शियसली सीवी रमन कहते हैं
कि यदि आप जर्मन लैंग्वेज की आपको इतनी प्राइमरी जानकारी नहीं होगी तो हम जर्मन लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम फिजिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। आपको यदि रिसर्च करना है तो कम से कम आपको जर्मन लैंग्वेज की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जो साइंटिस्ट हैं जिनका कि लेख ओरिजिनली जर्मन में पब्लिश्ड है उसको आप पढ़ कर करके समझ सकें। और कहा जाता है कि सीवी रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और मैसूर यूनिवर्सिटी में जब थे तो अपने चैम्बर में वो जर्मन इंग्लिश डिक्शनरी रखते थे, क्योंकि उनका क्लियर था कि मैं लैंग्वेज का तो स्पेशलिस्ट हूं नहीं, और उस लैंग्वेज के द्वारा वो उसको पढ़ करके समझने की कोशिश करते थे। और मैं समझता हूं कि भाषा का जो एक एम्पायर है एक कैसे कंस्पिरेसी में बदलता है। हमारे अगर भाषा की जानकारी पूछा जाए तो हम कहेंगे मैं हिंदी जानता हूं, संस्कृत जानता हूं और फिर अंग्रेजी जानता हूं। दुनिया की अन्य भाषाओं से मेरा कोई परिचय नहीं है, संवाद नहीं है। हम फ्रेंच की पुस्तक को नहीं पढ़ सकते हैं, हम जर्मन की पुस्तक को नहीं पढ़ सकते हैं, पुर्तगीज की नहीं पढ़ सकते हैं, स्पेनिश की नहीं पढ़ सकते हैं, मंदारिन की नहीं पढ़ सकते हैं, जापानीज की नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का जो साम्राज्य था उसमें हमारी जो पूरी जो सोचने की समझने की क्षमता थी, हमारे सारे सोर्सेस का जो मेरा पूरा नजरिया है वह केवल इंग्लिश पब्लिश्ड बुक्स के इर्द गिर्द है। आज के दौर में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें देखने की जरूरत है कि दुनिया की अन्य भाषाओं में भी उस क्षेत्र में रिसर्च हो रहे हैं। उस भाषा को यदि हम नहीं समझते हैं तो फिर ट्रांसलेटेड फॉर्म उसको हम समझ पाते हैं, और हम पाते हैं कि जो आज के दौर में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में अंग्रेजी हो गई है। एक और हमको इस ग्लोबल वर्ल्ड में अपने स्थान को असर्ट करने में, हमारी पोजिशनिंग को महत्वपूर्ण करने में एक हमको टूल ऑपरेटर्स के रूप में ये हमको सहयोग तो कर रही है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे इसका जो माइनस पॉइंट है वह यह है कि कहा जाता है किसी भी भाषा, किसी भी व्यक्ति कहें, किसी भी समुदाय का जो उसका ज्ञान का जो क्षितिज है, उसका जो अनुसंधान का जो दायरा है, उसकी मातृभाषा में, प्रत्येक देश की मातृभाषा में वह शक्ति और वह ताकत है जिसमें कि मौलिक खोज और अन्वेषण हो सकता है। लेकिन औपनिवेशिक विरासत ने क्या किया कि पूरी दुनिया में जहां जहां उनका एक्सपेंशन हुआ वहां पर भौतिक रूप से तो वहां से हट गए, किंतु भाषा और संस्कृति का एक ऐसा हम पर लोड, इसको कहते हैं कि अनड्यू इविल लोड कर दिया कि उससे हम आगे नहीं निकलते हैं। इंडियन स्कॉलर्स जो हिस्ट्री में काम करते हैं वो इंग्लिश सोर्सेस को पढ़ते हैं, किंतु फ्रेंच सोर्सेस को, पुर्तगीज सोर्सेस को, स्पेनिश सोर्सेस को नहीं पढ़ पाते हैं। दुनिया के ज्ञान विज्ञान सारे जगत में सारी भाषाओं में काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में काम हो रहा है। लेकिन अंग्रेजी एक इंपॉर्टेंट इंपीरियल टूल के रूप में जब डेवलप करती है, जिसके चलते हमारा जो पूरा जो सिस्टम है वह अंग्रेजी का एक अनुयायी बन जाता है। और अब कहेंगे कि आज के डेट में, आज की तिथि में हम क्या कोई, हमारे पास कोई पैरेलल, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है जिसके द्वारा कि हम सर्च कर सकें। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब आप ड्राफ्ट को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक बहुत ही एक बैलेंसिंग किया गया है। ऐसा नहीं हो कि हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारा जो नेटिव डायलेक्ट्स है वह समाप्त हो जाए। दुनिया के लोग पाली पढ़ने के लिए नालंदा आ रहे हैं और हम यूरोपीय भाषा पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं दुनिया की अन्य कंट्री में जा रहे हैं। देखने की जरूरत है कि प्रत्येक भाषा को सहेज कर रखने की जरूरत है। भाषा केवल बाजार से संचालित नहीं होता है, बल्कि भाषा एक संस्कृति को कैरी ऑन करता है, उसको वह आगे की ओर बढ़ता है। और आप देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे प्राचीन भारतीय वांग्मय को मास्टरी की। रॉबर्ट विलियम जॉन्स ने संस्कृत लिटरेचर का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, पर्शियन सीखा, लैंग्वेज के सीखा। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से आए, उन्होंने हिंदी की डिक्शनरी लिख दी। यानी उस देश पर यदि शासन करना हो, उस देश को अगर आपको कॉलोनाइज करना हो, तो उस देश के नेटिव लैंग्वेज को समझना बहुत ही आवश्यक है। अपनी बात को एकदम इंटीग्रेट करें तो मैं ये कहूंगा कि रिसर्च में लैंग्वेज का जो रोल है वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल है। और भाषा को हम एक सामान्य तौर पर न लें कि केवल अपनी बात को हमने कह दिया काम खत्म है, बल्कि ध्यान दें कि भाषा को और शब्दों को बहुत ही कॉन्शियसली यूज करने की
बात होती है। हम भाषा और शब्द को एक बहुत ही कैजुअली नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक भाषा एक नए अर्थ को हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। प्रत्येक शब्द का भी एक अपना इतिहास है, प्रत्येक भाषा का भी अपना इतिहास है। ये तो रही बात लैंग्वेज की। अब 10 मिनट में मैं अपनी बात कह दूं कि रिसर्च में साइंटिफिक टेम्पर की क्या मतलब है, इसका एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू कीप साइंटिफिक टेम्पर रेदर देन टू बिकम ए साइंटिस्ट। वैज्ञानिक होने से बहुत गुना ज्यादा अच्छा है कि हम अपने स्पिरिट को साइंटिफिक रखें। वैज्ञानिक होना एक बात है और हमारी एक उपलब्धि है, किसी क्षेत्र में हमने काम किया वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके रिसर्च में साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि रीजन, क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी, रेशनलिटी और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के रूप में इसको हम डिफाइन करते हैं। किसी भी चीज को हम एक लॉजिक से, एक रीजन से, तर्क, विवेक, कार्य कारण संबंध से उसको एनालाइज करते हैं, ये होता है साइंटिफिक टेम्पर। जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक भी साइंटिफिक टेम्पर रखता हो, और यह भी संभव है कि एक लेमन भी जिसको कि विज्ञान की कोई जानकारी नहीं है वो साइंटिफिक टेम्पर रखता हो। एक बहुत ही दिलचस्प हम आपको एनेक्डोट शेयर करेंगे। 1979 में 1979 में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए मोहम्मद अब्दुल सलाम। उनको 1979 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला उनको। वह दुनिया के पहले मुस्लिम फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे जिनको कि वो नोबेल अचीवमेंट हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला। इस बात का दुनिया में, मुस्लिम जगत में और खासकर पाकिस्तान में बड़ी सराहना हुई, वेलकम हुआ, और चूंकि हम लोग भी गौरवान्वित महसूस किए कि कम से कम एक एशियन तो फिजिक्स में नोबेल लॉरिएट बना। तो नोबेल पुरस्कार लेने के बाद एक कोरेस्पोंडेंस ने उससे पूछा कि मिस्टर फिजिसिस्ट, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर यू टू गेट दिस कवेटेड ऑनर, इस महान सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको ढेर बधाइयां। कैन यू टेल मी, कैन यू गिव मी आंसर ऑफ वन क्वेश्चन? बोले पूछिए क्या प्रश्न है? Who has created this cosmology? इस ब्रह्मांड की रचना किसने की है? Can you tell me? तो मोहम्मद अब्दुल सलाम बिल्कुल प्रश्न खत्म होते आंसर देते हैं, इट इज अल्लाह मियां who has created this cosmology। तो पत्रकार ने पूछा कि व्हाट अबाउट द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी कहाँ है? ब्रह्मांड की रचना का जो वो रासायनिक सिद्धांत है, इस विस्फोट सिद्धांत है, वो तारों का जुड़ना, ये सब कहाँ है? बोले कि आई रिपीटेडली से दैट इट इज अल्लाह मियां हु हैज क्रिएटेड दिस कॉस्मोलॉजी। इस ब्रह्मांड की रचना किसी रासायनिक और भौतिक या प्राकृतिक परिघटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह मियां का क्रिएशन है। तो उस पत्रकार ने कहा यू आर अनसाइंटिफिक साइंटिस्ट, यानी यू आर ए साइंटिस्ट विथ अनसाइंटिफिक टेम्पर। आप वैज्ञानिक तो हैं, चूंकि आपने खोज किया है, पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया और आपको नोबेल दिया, किंतु आपका जो टेम्परामेंट है वो अनसाइंटिफिक है। रिसर्च में साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है, और वह साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है वह यह होता है कि हम अपनी आस्थाओं से संचालित न हो। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो धार्मिक आस्था है, वह यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगत नहीं बैठता है तो उसको हम रिजेक्ट ना करें। और सौभाग्यवश भारत में कभी भी किसी वैज्ञानिक को, किसी भी बुद्धिजीवी को इस बात के लिए दंडित नहीं किया गया कि तुम्हारा विचार या जो तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी जो अवधारणा है, तुम्हारी जो संकल्पना है, वो विज्ञान से प्रभावित है, जो कि धर्म से और अध्यात्म के विरोध में है। लेकिन यूरोप, जो कि पूरी दुनिया को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात करता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करता है, उसके इतिहास को आप देखेंगे तो पाएंगे कि पूरे मध्यकाल में करीब 1000 वर्ष का जो एक लंबा जो मेडिवल पीरियड है यूरोप में, उसमें वैज्ञानिकों को, विचारकों को इसलिए दंडित किया गया, मृत्यु दंड दिया गया, उनको धर्म से पदच्युत कर दिया गया, उन्हें कोरों से पिटाई की गई, उनको जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उनके वैज्ञानिक विचार और विश्वास तत्कालीन चर्च और पोप के विश्वास से मेल नहीं खाता था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कोपरनिकस का।
दिल्ली में कोपरनिकस मार्ग भी है। वो पोलैंड का खगोल शास्त्री था, उसने किताब भी लिखी थी ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज। उसने उसने पृथ्वी को केंद्र न मान कर करके सूर्य को केंद्र माना था, और उसने पुस्तक लिखी। 40 वर्ष की अवस्था में उसने एक बात कही। उस पुस्तक को वह 30 वर्षों तक प्रकाशित नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी दुनिया के चर्च और पोप तंत्र की मान्यता थी कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और सूर्य से लेकर के जितने भी अनटेरिस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। 70 वर्ष की अवस्था में, मृत्यु के अवस्था के चरण में, उसके मित्र ने किसी प्रकार उस पुस्तक को प्रकाशित कर दिया। उससे प्रभावित होकर के इटली का महान एक्सपेरिमेंटल एस्ट्रोफिजिसिस्ट गैलीलियो ने स्पष्ट कह दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस बात की स्थापना होते ही चर्च ने और पोप तंत्र ने उसको दंडित किया, उससे सजा दी, उसको कन्फेशन जिसको कहते हैं कि क्षमा मांगना पड़ा, उसको धर्म से च्युत कर दिया गया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, हैवली उसको फाइन किया गया, सोशली उसको अपमानित किया गया, असॉल्ट किया गया। और जब गैलीलियो अपने मृत्यु के समय मरणासन अवस्था में था, तो उसका एक दोस्त गया उससे मिलने के लिए। वह एकदम से अपनी मृत्यु के अंतिम चरण में था, उसको मृत्यु मिलने ही वाली थी। तो वो कहता है कि फ्रेंड, स्टिल अर्थ मूव्स। अभी भी मैं कहता हूं, ये गलती स्वीकार करने के बाद भी, भूल स्वीकार करने के बाद ही नहीं घूमता है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जियोर्डो ब्रूनो, उसने भी ऐसी बातें कही जो कि धर्म की मान्यताओं के खिलाफ थी, वैज्ञानिक सब पर आधारित था, तो उसको तहखाने में रह करके उसको मृत्युदंड दे दिया गया। और इतना ही नहीं, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा विलियम हार्वे का, जिसने एनाटॉमी में ब्लड सर्कुलेशन का सिद्धांत दिया। उसके विचारों का प्रभाव ऐसा हुआ कि एक पूरी क्रुद्ध भीड़ ने उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स को, उसके पूरे घर को समाप्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया। डार्विन और लेवोजियर, जितने भी यूरोपियन साइंटिस्ट हुए, उन लोगों के वैज्ञानिक विचारों को, जो यूरोप आज पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट का सबसे बड़ा अगुवाई कर रहा है, उसको सोसाइटी ने टॉलरेट नहीं किया, बियर नहीं किया। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात मैं कर रहा हूं, जबकि भारतीय दर्शन में ही आजादी थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात का वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ऋग्वेद का ऋषि स्पष्ट रूप से कहता है, एकम तद्विद्या वदन्ति बहुधा। एक सत्य के अलग अलग रूपों की बात करता है। जैन फिलॉसफी में स्यादवाद है, वो कहता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है, बल्कि ट्रुथ रिलेटिव है। और उसमें वह एक अंधे और हाथी की बात को कहा जाता है कि अलग, एक अंधे व्यक्ति को हाथी के अलग अलग पार्ट्स को स्पर्श कराया जाता है और वह अलग अलग एक्सप्रेशन देता है। यानी ट्रुथ की जो प्लूरलिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, वह एक साइंटिफिक टेम्पर है। भारत के इतिहास में, भारत का जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन इतिहास है, जिसमें कि केवल धर्म और अध्यात्म की बात नहीं कही गई है, बल्कि विज्ञान और वैज्ञानिकता की एक लंबी समझ है। और मैं बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स, जो भौतिकी के एस्पिरेंट्स होंगे जानते होंगे, क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है, वह है स्क्रोडिंगर। स्क्रोडिंगर ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, वह उपनिषद के थॉट से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। उपनिषद को वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात वह कर रहा है, जिस ड्युअलिज्म की बात कर रहा है, कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो क्वांटम में बाद में डेवलप होता है, ये दोनों द्वैध जो बातें हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इसकी बात उपनिषद में हो रही है। और एक बात जो कि हम सोचते हैं कि भारत में केवल धार्मिक ग्रंथों का प्रणयन हुआ, वैज्ञानिक ग्रंथों, वैज्ञानिक टेम्परामेंट का ध्यान नहीं हुआ। के भी शर्मा एक्सपायर करके, उन्होंने, वो भारत के विज्ञान के इतिहास पर काफी काम करते हैं, उन्होंने केरल और तमिलनाडु के पर्सनल लोगों के कलेक्शन से 12,244 संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया, कलेक्ट किया। उसमें से उन्होंने 3,473 3473 पुस्तकों को उन्होंने एडिट किया, और उसमें देखा गया कि सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो सभी साइंटिफिक लिटरेचर हैं।
वो संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक ग्रंथ है, वो संपूर्ण रूप से कोई धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई मीमांसा का ग्रंथ नहीं है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान का ग्रंथ नहीं है, वो संपूर्ण रूप से ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है। जिन वैज्ञानिक ग्रंथों से हमारा परिचय नहीं है, जो कि आज तक हमारे प्रकाश में नहीं आया, मैं समझता हूं कि जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे जो न्यू एक्सपीरियंस हैं, जो आप लोगों में, भारतीय परंपरा में भी वैज्ञानिकता की तलाश करना एक इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया ऑफ फोकस हो सकता है। और अंतिम बात के द्वारा जो अपनी रिलेशन को मैं समाप्त करूंगा, एक बहुत बड़े फ्रेंच हिस्टोरियन और हैं, और वो विज्ञान के इतिहास पर काम करते हैं, उनका नाम है मिचेल डेनिनो। आप उसको गूगल में टाइप करेंगे तो देख लेंगे। मिचेल डेनिनो बहुत संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, और अभी कुछ दिन पहले वो आईआईटी गांधीनगर में प्रोफेसर थे, विजिटिंग प्रोफेसर थे। उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से साबित किया कि जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आज हो रही है, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्लियर कट, विजिबल, ट्रांसपेरेंट एविडेंस भारत के कृषि ग्रंथ में प्राप्त होता है। इतना ही नहीं कहते हैं, वो यह भी कहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात हो रही है, जल को संरक्षण करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, वो कहते हैं कि गणित, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर साइंसेस, अल्केमी, इन चारों क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों की जो उपलब्धियां थी, वह तत्कालीन विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र की वैज्ञानिक उपलब्धियों से कई गुना ज्यादा थी। मैं अपनी बात को यहां पर कंक्लूड करना चाहूंगा कि आज मैंने दो बिंदुओं को चुना था आपके सम्मुख रखने के लिए, एक भाषा और दूसरा साइंटिफिक टेम्पर। दोनों रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। भाषा के बारे में मैंने आपको बताया कि भाषा किस रूप से हमारे रूप में, एक एम्पायर के रूप में, एक फोर्स के रूप में डेवलप करती है, और भाषा का जो एक जो क्षेत्र है, जो वर्चस्व है, जो आधिपत्य है, उससे हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। और आज की तिथि में हम अपने भाषाई ज्ञान को केवल अंग्रेजी या जो हमारी हिंदी है उससे आगे इतर नहीं कर पाते हैं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में सभी भाषाओं में जो विज्ञान पर काम हो रहा है उससे लोगों का परिचय है, संवाद है, लेकिन हम उसी भौतिकी, उसी रसायन, उसी एग्रीकल्चर साइंस, उसी कॉमर्स को जान रहे हैं जो कि वह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित है। यह हमारे रिसर्च को वीक करता है, क्योंकि ध्यान देने की जरूरत है कि तकनीकी के क्षेत्र में जापान और कोरिया ऐसे देश पूरी दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइविंग सीट पर हैं। उनके यहाँ भी तकनीकी का ढेर सारा काम हो रहा है, क्योंकि मेरा उससे कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज जो कि हमारा एशियाई देश है, हमारा नेबर कंट्री है, उससे हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हमारा भाषाई कोई उनसे क्या कहते हैं कम्युनिकेशन, संवाद नहीं हो रहा है। हमारा संपूर्ण संवाद केवल अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी से हो रहा है, एक बात। दूसरी बात है कि रिसर्च में साइंटिफिक स्पिरिट और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हम किसी भी चीज को जब रैशनली और लॉजिकली उसको वेरीफाई करते हैं और उस कोरिलेशनशिप पर जोड़ते हैं और उसको एक कंपैरेटिव देखते हैं, एक स्टैटिस्टिकल एनालाइज करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसका वास्तव में जो साइंटिफिक एनालिसिस है सो क्या है। मैं बताऊं, कई एक ऐसे ग्रंथ हैं इनके ग्रंथों का कंप्यूटराइज किया गया और पाया गया कि ये ग्रंथ में जो ये शब्द हैं ये बाद के जोड़े गए हैं, क्योंकि जिसमें इस ग्रंथ की रचना हुई उसमें ये शब्द उपस्थित थे ही नहीं। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा, और चूंकि आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी शुष्क बातों को आपने सुना, और आपके धैर्य का भी धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि यदि आपको इससे कोई लाभ हुआ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और यदि आपकी कोई प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासा, यदि आपका कोई काउंटर क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स है, तो बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का। और आप प्लीज। थैंक यू सो मच सर। एंड किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा सर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर मनीष जोशी बोल रहा हूँ सर, हिंदी से। हाँ जोशी जी बताएं। हाँ सर, सुंदर व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ज्ञान रूपी समुद्र से एक बूंद का हमने आस्वादन किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। आपका जो ज्ञान का भंडार है सर वो असीमित है सर। जैसे आपने बात की थी सर भाषा की, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने
बहुत रोचक तरीके से सभी भाषाओं को लेते हुए वर्तमान परिदृश्य तक हमको दिखाया कि किसी भाषा का विकास कैसे हो रहा है। लेकिन एक चीज सर, मेरा ये विचार है या फिर जहां तक मैंने देखा है वो ये समझ में आता है कि जो समाज में, सोसाइटी में भाषा होती है वो सत्ता के केंद्र से थोड़ा सा अलग होती है। जैसे कि मिश्रित भाषा उसे कहेंगे, मिली जुली भाषा कहेंगे। चाहे प्राचीन काल में हम वैदिक और लौकिक संस्कृत देख लें या पाली प्राकृत देख लें, या फिर जब फारसी थी मुख्य भाषा, तो तब भी लोक भाषा जैसे अवधी ब्रिज देख लें, उनका जो क्षेत्र था वो बहुत व्यापक था। और जब प्राच्य भाषा समिति का गठन हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो हमने देखा कि उस समिति की जो जॉन ग्लिग्राइस्ट थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो भाषा हो वो खड़ी बोली का जब विकास हो रहा था तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि भाषा मिली जुली अधिक हो। सितारे हिंद का भी एक बहुत प्रसिद्ध वाक्यांश हमको याद आता है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। तो उस संदर्भ में सर हम कैसे देखते हैं कि जो सत्ता के केंद्र में भाषा रहती है या जो मुख्य भाषा होती है, तो समाज उसका अनुसरण न करके अपनी मिली जुली भाषा क्यों बना लेता है या अलग सी भाषा की परिपाटी पर क्यों चलने लगता है? बड़ा आपका बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मैंने भाषा के लौकिक पक्ष की चर्चा न की। मेरा जो पूरा एम्फेसिस था वह यह था कि मैं बताया भी था कि भाषाओं में भी आपसी संघर्ष होता है, और पावर जो है, जो शक्ति है, जो राज्य है, वह अपने द्वारा जो प्रचालित और प्रचारित भाषा है उसके डोमिनेंस को स्थापित कर देता है। और मैंने जैसे बताया आपको कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के काल में फारसी भाषा, पूरे शासन का फारसीकरण हो गया, पर्सनलाइजेशन हो गया, और धीरे धीरे संस्कृत राज दरबारों से हट गई। क्योंकि उसका पैट्रोनेज, उसका संरक्षण, उसका संपोषण, वो कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर इज सर्वाइव्ड बाय चैरिटी। कला और साहित्य जो है वह उदारता से, वह दान से ही ये होती है। लोक भाषा का जो पक्ष है, जो लोक संस्कृति का पक्ष है, जिसमें कि आपने अवधी ब्रज से लेकर के, डिंगल से लेकर करके जो भोजपुरी बाद में डेवलप करती है, उसका एक अपना संसार है और उसकी अपना एक अलग ब्रह्मांड है, और लोगों के लिए वही भाषा उपयुक्त ज्यादा हो रही है। ये पाया गया है कि माइनॉरिटी रूल्स द मेजॉरिटी, एक कॉमन थ्योरी है कि हमेशा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर शासन करता है। ये सिंपल थ्योरी है कि भारत में 3,32,000 अंग्रेजों ने पूरे भारत की 40 करोड़ आबादी पर शासन किया। यही भाषा का भी हाल है कि जब अंग्रेजी भारत में लाई गई, उसमें अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या कुछ सैकड़े थी, कुछ हजार थी, लेकिन राज्य ने अंग्रेजी को इस प्रकार का तरजीह दिया। मैं पूरी आपको स्ट्रेटजी बताया कि व्यक्ति को आईसीएस कंप्लीट करना है तो उस व्यक्ति को लैटिन सीखना पड़ेगा। वहां पर हिंदी है ही नहीं, वहां पर ब्रज है ही नहीं, अवधी है ही नहीं, राजस्थानी है ही नहीं, डिंगल है ही नहीं। उसको यदि आईसीएस बनना है तो उसको हर हाल में लैटिन जानना होगा, अंग्रेजी जानना होगा उसको। और मैं पिछले वाले व्याख्यान में भी आप शायद थे, उसमें मैं बताया था कि अंग्रेजों की जो राज्य की नीति थी कि हिंदी की जो तीनों पीएचडी हुई, पीताम्बर बरसवाल, धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना की, इन दो भाषा वैज्ञानिक के रूप में थे, और एक जो है सो कवि पर उन्होंने काम किया। इन तीनों को अपनी पीएचडी अंग्रेजी में लिखनी पड़ी, क्योंकि नियम ऐसा बना हुआ था कि अनुसंधान किसी भी विषय में हो, भाषा आपकी अंग्रेजी ही होगी। तो लोक भाषा, जन भाषा, उसके अस्तित्व से हमारा कोई इनकार नहीं है। मेरा केवल यह था कि एक भाषा आती है जो कि अन्य भाषाओं को लील जाती है, मैं कहा भी था, समाप्त कर देती है। जैसे कि स्पेनिश भाषा आई, पूरे लैटिन अमेरिका की जो नेचुरल डायलेक्ट्स लैंग्वेजेस थी उसको खा गई। आज वहां लैटिन अमेरिका के कोई लोग स्पेनिश जानते हैं, लेकिन उनको अपनी भाषा का पता नहीं है। ब्राजील में लोग पुर्तगाली भाषा जानते हैं, ब्राजीलिया को कोई नहीं जानता है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि लैंग्वेज जो है वह अपने आप में एम्पायर बन जा रहा है, और वो एम्पायर किसका है? स्टेट का एपरेटस बन जाता है, वो राज्य का साधन बन जाता है। मुगलों के काल में हिंदू फारसी क्यों सीखने लगते हैं? क्योंकि उनको पता है यदि हम फारसी सीखेंगे तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, राज दरबार में प्रश्रय मिलेगा। और आज का आप जरूर हिंदुस्तान अखबार पढ़ लेंगे। हिंदुस्तान, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं सारे स्टूडेंट से, आज का हिंदुस्तान अखबार जो उत्तराखंड का देहरादून संघ है, उसमें एस श्रीनिवास का एक लेख है
संपादकीय बगल में, उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी वहां के लोगों ने, जो कि तेलुगु और तमिल अस्मिता को लेकर जी रहे थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चों को मातृभाषा प्रारंभ से ही अंग्रेजी माध्यम कर दीजिए। और आंध्र देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसकी की जो टीचिंग, जो मीडियम ऑफ जो टीचिंग होने जा रही है वो अंग्रेजी होने जा रही है। तो ये मेरा कहने का आशय था कि आपने जिस लोक भाषा, लोक संदर्भ, सितारे हिंद से लेकर करके फोर्ट विलियम और ग्रियर्सन से लेकर करके ढेर सारे ऐसे लोग इन्होंने हिंदी काशी नागरिक प्रचारणी सभा और उदय विलास प्रेस की जो खड़ी बोली की भूमिका थी, वह एक समानांतर रूप से चल रहा था। लेकिन स्टेट, राज्य जो है सो अपने नीतिगत रूप से उसको विफल कर रहा था। अब आप देखें कि हाल फिलहाल तक में आजादी के बाद का यदि समय आप देखें तो आप उसमें पाएंगे कि आईएएस में हिंदी माध्यम के छात्रों की एंट्री कब शुरू हुई और उसका क्या परसेंटेज रहा, एक बात। दूसरी बात है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है गांव में, प्रत्येक गांव में सेंट कॉन्वेंट, मदर टेरेसा कॉलेज और सेंट जेवियर्स खुल गया और गांव के जो पारंपरिक पाठशालाएं थी जो थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। राज्य जो है सो, और राज्य की जो नीतियां होती है वो लोगों को मजबूर करती है उस भाषा को अडॉप्ट करने के लिए जिसमें की संभावनाएं हो, जिसमें की रोजगार की संभावना हो, कैरियर का संभावना हो, उनके सोशल स्टेटस का संभावना हो। और प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में इशारा भी किया था, शायद पर कुछ काम भी हो रहा है, कि भारत का दुर्भाग्य तो यह है कि भारत के लोगों को न्याय उस भाषा में प्राप्त होता है इस भाषा को समझते नहीं है। पूरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग हिंदी में नहीं होती है, सब अंग्रेजी में होता है। डिफेंस में सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं। तो आपकी चिंताओं से मैं बिल्कुल रूबरू हूं, लेकिन हम केवल उसको क्रिटिकली कहना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज को जो है सो एक फोर्स के रूप में, एक इंपल्सिव फोर्स के रूप में, सुपर इम्पोजिट फोर्स के रूप में कैसे किया जाता है, जिसके चलते कि पूरे भारत का अंग्रेजीकरण हो गया और बच्चों को आज हिंदी वर्तनी लिखने की समस्या होती है और लोग हिंदी का ट्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी कविता नहीं आती है। लेकिन पूरा जो अंग्रेजीकरण जो है माध्यम से भाषा का, ये गांव गांव तक फैल गया है, वो हमारे रूप में फैल गया है वो अंग्रेजीकरण। ये मेरा केवल कहने का आशय था। जी धन्यवाद सर। सर एक और छोटा सा सर प्रश्न है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हिंदी साहित्य के शोध में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे रख सकते हैं सर, कैसे बनाए रख सकते हैं, इसका मार्गदर्शन कीजिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल इसमें कह दूं आपको कि जो साहित्य कहा जाता है कि साहित्य की कोई सीमा नहीं होती है, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ लिटरेचर, है ना। कहते हैं कि भावना और साहित्य दोनों की कोई बाउंड्री नहीं होती है। उस आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि साहित्य में हम किस प्रकार से वैज्ञानिक चीजों को प्रकाशित करें। पहली बात तो यह है जिसकी ओर मैं बार बार इशारा करता हूं, मेरा बार बार आग्रह होता है कि यदि आप हिंदी साहित्य में काम कर रहे हैं तो आपको हंगरीन साहित्य, फ्रेंच साहित्य, इंग्लिश साहित्य, मैक्सिको के साहित्य या मंदारिन साहित्य, जापानीज साहित्य, दुनिया के अन्य साहित्य में उसके समानांतर क्या कार्य हो रहा है उससे आपका परिचय होना आवश्यक है। तो फिर कहेंगे कि इसमें तो भाषा का अवरोध है, जापानीज लोग जापानीज में लिख रहे हैं, जर्मन लोग जर्मन में लिख रहे हैं, आखिर उससे भी आके संचरण हो नहीं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकी के माध्यम से ट्रांसलेटेड फॉर्म में, ठीक है, इस ट्रांसलेटेड फॉर्म में वह भाषा का और वह साहित्य का वह एसेंस आपको प्राप्त नहीं होगा जितना कि मूल भाषा की जानकारी होने पर होगा। लेकिन आप अन्य भाषाओं में, और खास करके जो कई जो पत्रिकाएं हिंदी से आपकी प्रकाशित होती है उसमें मैं देखता हूं कि दुनिया की अन्य भाषाओं में जो प्रकाशित कविताएं हैं, कहानियां हैं, चाहे अब तो पाज की हो चाहे किसी और की भी हो, उन सबों का ट्रांसलेटेड वर्जन आपको प्राप्त होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि समानांतर भाषाओं में कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, भाषा शास्त्र ज्ञान हो, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक हो, वहां पर क्या काम हो रहा है उसकी एक गुंजाइश बनी रहती है। जैसे कि मैं पिछले व्याख्यान में एक उदाहरण दिया था कि हम लोगों ने हनुमान पर कभी कुछ काम नहीं किया था, एक क्षेपक रूप से कुछ लिख दिया और काम खत्म। हनुमान पर सबसे अच्छी जो पीएचडी हुई वो नोबेल पुरस्कार विजेता ऑक्टेवियो पास की है, जो कि 1972 में भारत में आया और भारतीय वाङ्मय को पढ़ा तो लगा कि हनुमान का कैरेक्टर है जिस पर कि बहुत काम होने की जरूरत है। और उसने फ्रेंच लैंग्वेज में पीएचडी कर ली, मंकी द ग्रामेरियन,
जो कि आज हनुमान पर सबसे बड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने ज्ञान के क्षेत्र को ओपन रखें, विचार कहीं से आवे, किसी भी भाषा से आवे, उसको ग्रहण करना है और अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करना है, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, भारत की अद्भुत भाषा संपदा है, अद्भुत भाषा संपदा है, यहाँ इतनी भाषाएं हैं। उन भाषाओं के समानांतर भी अगर हम लग करके देखें, यदि हम हिंदी में काम कर रहे हैं तो तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, उड़िया में या किसी या कोंकणी भाषा में उस साहित्य में, उस क्षेत्र में कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या दोनों के बीच में जोड़ने वाला कोई ऐसा सेतु बंध है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको यह सेतु बंध मिल जाएगा। और इसका हम छोटा एग्जाम्पल देते हैं, जो लोग की भारत की विविधता में एकता को प्रश्नांकित करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि जो चारों धाम की स्थापना हुई, एक बद्रीनाथ और एक रामेश्वर और एक द्वारकाधीश, और चारों अलग अलग कोने में, चारों कोने के लोगों की अलग अलग भाषा है। तमिलनाडु के लोग की तमिल भाषा है, बद्रीनाथ के लोगों की भाषा हिंदी है, गढ़वाली लोग को बोलते हैं, लेकिन भारत की सांस्कृतिक सेतुबंध ऐसा था कि भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने के बावजूद भी एक ऐसा तंत्र था, एक ऐसा सेतुबंध था जो सबों को एकीकृत किए हुए था। तो मुझे लगता है कि भाषा का, भारत का जो भाषाई वैविध्य है, उस भाषाई वैविध्य में भी आप एक ऐसे समानांतर तंतु को जोड़ सकते हैं। चॉम्स्की का मैंने नाम लिया था, आपने सुना होगा। नोम चॉम्स्की दुनिया के बहुत प्रख्यात लिंग्विस्ट हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी भाषाओं में एक कॉमन कोड है जो बताता है कि पूरी ह्यूमैनिटी का एक ओरिजिन हुआ है, उससे हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विस्तार पाए हैं, अलग अलग एंगल में फैले हैं। पूरी दुनिया के भाषाओं में एक वह एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि साहित्य में भी इस प्रकार की अगर एक प्रक्रिया अपनाते हैं तो और भी इसमें आप बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि साहित्य का मैं मूल रूप से अध्येता नहीं हूँ, साहित्य से मेरा परिचय बहुत आंशिक है, मैं मूल रूप से इतिहास समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि जाती है उस दृष्टि से मैंने आपको ये बातें कही। जी धन्यवाद सर। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ अशोक कुमार फ्रॉम चंपावत। हाँ बताएं। हाँ सर, आज सर बहुत सुंदर लेक्चर था सर, और जैसा कि सर जो मनीष जी ने अभी सर के बताया कि सर आपके ज्ञान के समुद्र से सर हमें एक बूंद हमने आस्वादन किया, इस बात से सर मैं भी सर काफी सहमत हूँ सर। और इतने ज्यादा सर कि मल्टी डिसिप्लिनरी और बहुत ही इंटीग्रेटेड एक लेक्चर था सर, मतलब इतना अच्छा सा भाषा का सर के फ्लो था, बहती चली गई सर। मेरी सर एक सर की जिज्ञासा है सर कि जैसे कि सर हम सर वैदिक काल में देखें सर, तो वहां पर सर जब संस्कृत को हम देखें तो सर जब जैसा सर स्टेट ने चाहा सर वैसा ही सर फिर सर समाज में अपनाया उसको, चाहे सर वो उसकी नौकरी के लिए या सर के पैसे के लिए। उसके बाद सर जब हम लोग सर फिर सल्तनत काल में और सर फिर मुगल काल में आते हैं तो सर वहां पर सर फिर फारसी का आया सर, उसका भी एक सर की जैसा सर कि राज्य ने चाहा सर वैसा ही फिर समाज ने उसको अपनाया। इसी प्रकार सर फिर जो कि ब्रिटिश काल में भी सर सेम स्थिति होती है सर कि अंग्रेजी को सर अपने लाभ के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए सर समाज ने उसको अपनाया। लेकिन सर आजादी के बाद से एक बहुत ज्यादा सर कि विरोधाभास दिखता है सर कि जहां पर हम लोग कह रहे हैं कि सर हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है और राज्य की सर जो भाषा है सर वो हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन सर जो समाज उसको नहीं अपना पा रहा है सर। अभी भी सर हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, चाहे सर हम हो, आप हो या सर कोई भी हो। और जैसा कि सर अभी आपने एक आंध्र प्रदेश का सर जो एग्जाम्पल दिया, तो सर यहाँ पर सर इतना सर कि विरोधाभास क्यों हो रहा है सर आजादी के बाद? चाहे सर हमारी, जबकि सर अपनी सर हमारी सर की बहुत सी भाषाएं, हिंदी है, तमिल है या सर की तेलुगु है, लेकिन सर उन सबके ऊपर सर अंग्रेजी सर आज सर एक उस तरह सर की प्रभुत्व बना हुआ है। तो इसका क्या विरोधाभास होगा सर? इसमें से मेरी सर की जिज्ञासा है। हाँ, मेरा जो पूरा जो विमर्श था वह विमर्श यह था कि थोड़ा सा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी कि दुनिया का जो यूरोपीयकरण हुआ 18वीं शताब्दी में, यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल जनगण को जब अपना औपनिवेशिक साम्राज्य बना लिया तो वहां के संसाधनों को लूटा, वहां पर क्रूरतापूर्वक शासन किया, वहां के लोगों को दंडित किया, वहां के कृषि, अर्थव्यवस्था, उद्योग समूह को चौपट किया। चलिए, उसके बाद वो विदा हो गए तो वह असर तो धीरे धीरे समाप्त हो गया। किंतु सबसे जो घातक, दूरगामी रूप से घातक जिसको बोलते हैं, वह यह था
कि औपनिवेशिक सत्ता ने उस राष्ट्र, उस समाज की स्थानीय भाषा और बोलियों को लीन लिया, उसको डिमोलिश कर दिया, और जो उपनिवेश, जो अपने एम्पायर की भाषा थी, उसको उस पर लाद दिया। इसका लादने का नतीजा क्या हुआ कि एक अच्छा आपने प्रसंग कर दिया तो मुझे याद आ गया, भारत के बहुत बड़े पॉलिटिकल थेरिस्ट हैं, उनका नाम है पार्थ चटर्जी। आप गूगल टाइप करेंगे देखेंगे पार्थ चटर्जी बहुत बड़े फेमस पॉलिटिकल थेरिस्ट हैं, अमेरिका के कोलंबिया में प्रोफेसर हैं, बहुत किताबें उनकी है, बहुत ही क्रिटिकल, दुनिया के हमको लगता है कि वो टॉप 20 इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासन काल में देयर वाज इंग्लिश रूल्ड बाय द इंग्लिश मैन। आजादी के बाद है कि इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिश मैन। शासन अंग्रेजी का है, केवल उसको लागू करने वाले इंग्लिश मैन नहीं है। वह फिजिकल फॉर्म में अंग्रेज नहीं है, लेकिन उनका जो एक भाषाई साम्राज्य है वो हमारे यहाँ कायम है। बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह रही कि एक तो भारत की आजादी के बाद भाषा को लेकर करके आंदोलन और संघर्ष हुआ। दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु के क्षेत्र में लगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में अध्यारोपित होकर करके हमारी मूल भाषा को समाप्त करने का है, और इसके लिए बहुत वहां संघर्ष हुआ। हिंदी में लिखे हुए जो नेम प्लेट्स थे उसको फाड़ दिया गया, हिंदी विरोधी आंदोलन चला, और उस आंदोलन को हम एक इंटीग्रेटिव फोर्स के रूप में जोड़ नहीं सके। हमने कभी कोशिश नहीं की कि एक तमिल भाषी एक हिंदी भाषी से कैसे कम्युनिकेट करे, एक मलयालम भाषी एक संस्कृत एक क्या कहते हैं बंगला स्पीकिंग लोगों से कैसे कम्युनिकेट करे। सभी लोगों को कुछ भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज समझना है तो अंग्रेजी ही बोलना पड़ता है। तो एक अरविंद कुमार जी ने, जो कि काफी शब्दकोशों की रचना की, आप जानते होंगे, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि भारत में सबसे ज्यादा जो संभावना है भाषा वैज्ञानिक स्तर पर या लिटरेचर के लेवल पर, लैंग्वेज के लेवल पर, वह यह है कि भारत में करीब कम से कम अभी सैकड़ों प्रकार के शब्दकोश बन सकते हैं। मराठी तमिल बन जाए, मराठी बंगला बन जाए, उड़िया मलयाली बन जाए, इस चीजों में काम होना चाहिए। लेकिन एक इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि हिंदी यद्यपि राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में पूरे भारत में स्वीकार नहीं की जा रही है, किंतु एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि फिल्म और मार्केट, बाजार और फिल्म, ये दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया सेक्टर हैं जो कि हिंदी को संबल प्रदान करते हैं। दक्षिण भारत जहां की हिंदी के लोग नहीं समझते हैं, फिर भी वहां हिंदी फिल्मों की धूम मची रहती है, और हिंदी का जो बहुत बड़ा जो बाजार है, जो बिगेस्ट जिसको कहते हैं कि मार्केट है, जो कंज्यूमर मार्केट है, वह भी लोगों को मजबूर कर रहा है कि आप हिंदी को सीखें। और यह जो ग्लोबल ट्रेंड है, चूंकि भारत एक व्यापार के रूप में इमर्ज, एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में इमर्ज कर रहा है, तो आपको आश्चर्य होगा कि चीन ने बहुत ही ज्यादा अपने 2-4 यूनिवर्सिटीज में हिंदी को पेट्रोनाइज करने के लिए बहुत बड़े मेन पावर को लगाया है। उसका मानना है कि यदि हमको मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो हमको निश्चित रूप से उस देश, उस लैंग्वेज में हमको उतरना पड़ेगा, उस देश में हमको आना पड़ेगा। ये जो आपकी जो चिंता है, जो चिंताएं हैं कि जो भारत में भाषा का और राजभाषा का जो है, यह एक हमको लगता है कि एक सार्वभौमिक चिंता है, और इस सार्वभौमिक चिंता का कोई एक असर नहीं दिखता है कि आखिर आजादी के 60-70 वर्षों के बाद भी हम एक कोई ऐसी संपर्क भाषा अंग्रेजी के सिवा क्यों नहीं डेवलप कर पाए जिससे कि पूरा भारत एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सके। और इसमें एक जो प्रयास में अरविंद कुमार वाला बताया आपको, वो इंपॉर्टेंट प्रयास है। दूसरा की जो फिल्म, जो मनोरंजन की दुनिया है, जो टेलीविजन की दुनिया है, उसमें हम देख रहे हैं कि यदि तमिलनाडु का व्यक्ति भी हिंदी सीरियल देखने में इंटरेस्ट ले रहा है, कश्मीर का लोग भी देख रहे हैं, गोवा के सीरियल देख रहे हैं, उससे धीरे धीरे लगता है कि जो भाषा का जो कृत्रिम अवरोध है धीरे धीरे टूटेगा। नहीं ना उम्मीद है इकबाल अपने कुछ तो वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। मैं समझता हूं कि मैं इस सकारात्मक टिप्पणी के साथ जो है सो इस प्रश्न को देख रहा हूं। सर थैंक यू सर। सर प्रणाम। हाँ बताइए। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न ये है कि सर, जैसे भाषा के बारे में आपने बताया, तो जब भी हम कुछ लिखते हैं
तो कभी उसको दोबारा करके ऐसे लगता है कि और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है जो हमने लिखा हुआ है। तो उस लैंग्वेज या उस भाषाई दोष को कैसे और ज्यादा हम इम्प्रूव कर सकते रिसर्च के क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल कि रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में कोई भी चीज अंतिम नहीं होता है, बल्कि वह अनंतिम और अंतरिम ही रहता है। एक बात शुरू में कहा था, और दूसरी बात मैंने कहा था कि कोई भी शोधार्थी, कोई भी विद्वान अध्येता कितना भी अध्ययन कर ले, कितना भी अपने आप को वह वेल इक्विप्ड कर ले स्कॉलरली, लेकिन वह अपने क्षेत्र का नौसिखुआ और अनाड़ी ही बना रहता है। परिमार्जन की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी, यही रिसर्च का बेसिक सिद्धांत है। हम जो रिसर्च करते हैं वह एक प्रोडक्ट नहीं है, वह एक उत्पाद नहीं है, बल्कि वह एक प्रक्रियागत ठहराव है। हमने जो रिसर्च किया हम उसको प्रोडक्ट मान लेते हैं कि यह मेरा अंतिम निष्कर्ष है, इसको प्रकाशित कर दिए। बिल्कुल, हमको तैयार होनी चाहिए कि कोई नया रिसर्च आएगा, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, उससे डिसएग्री कर सकता है। और यही जो है सो रिसर्च का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह जो है सो एक जिसे कहते हैं कि इतिहास को परिभाषित रूप में किया गया है कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला एक निरंतर संवाद है। यह संवाद नॉन स्टॉपेबल है, यह रुकता नहीं है। तो आप जो बातें कर रहे हैं वो रिसर्च का बेसिक एथिक्स यह है कि आप जो आज लिखते हैं 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको लगता है कि इसमें तो बहुत गुंजाइश थी, मैंने क्या लिख दिया, इसका मतलब है कि आप स्टिल रिसर्च के प्रोसेस में हैं, आप एक जागृत हैं, आप एक एनलाइटेंड हैं, और आप जो है सो उस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप ठहरे नहीं हैं। रिसर्च एक ठहरा हुआ पानी नहीं है, एक गतिमान प्रवाहमान पानी है, जिसमें कि प्रत्येक बार गुंजाइश बनी रहती होती है। मैं आपको बताया था, पिछले उदाहरण दिया था, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीपी धामरी जेएनयू में से मेरी जिज्ञासा हुई थी कि सर आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर काम किया है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इतना बढ़िया काम है। तो उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद जब मैं इस थीसिस को देखता हूं तो मुझे मन करता है कि इसको मैं डस्टबिन में डाल दूं। यानी ज्ञान के क्षितिज का जब विस्तार होगा तो उसमें नई नई संकल्पना आएगी, नए शब्द आएंगे, नया मेथोडोलॉजी डेवलप करेगा। यही रिसर्च है, चरय बेटी, उसको रुकना नहीं है, वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जाएगा। हमने कुछ योग किया, उसने कुछ योग किया, वो बात बनती जाएगी। मैं आपको शुरू में कहा था कि देयर इज नथिंग फाइनलिटी इन रिसर्च। रिसर्च में कोई चीज अंतिम नहीं है, अंतिम नहीं है। आप मान के चलें जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह केवल अंतरिम है, वह केवल तदर्थ है, वह केवल एडहॉक है। यही रिसर्च का बेसिक इथिक्स और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। आप उसको हमेशा मॉडिफाई करने के लिए तैयार हैं, करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। कोई व्यक्ति उससे डिसएग्री करता है तो उसको एक्सेप्ट करें, तभी उसमें परिमार्जन होगा, अच्छा से बेहतर, बेहतर से उत्कृष्ट। यही पूरा प्रोसेस है। थैंक यू सर। धन्यवाद महोदय। आपने भाषा को लेकर के और उससे कैसे हमारा रिसर्च प्रभावित होता है या समाज प्रभावित होता है, और भाषा के कई आयामों पे आपने अपने व्याख्यान को केंद्रित रखा। और ये तो जो मनीष जी ने शायद बात कही थी वही बात मैं भी रिपीट अगर करूं तो कम है कि शायद आपके ज्ञान की एक बूंद ही हमें हम सबको मिल रही है। और भविष्य में सर आपसे जरूर सुनने की आशा रखेंगे। आपको 2 बार हम परेशान ऑलरेडी कर चुके हैं, और भविष्य में आपसे सर हम मिलेंगे, बात करेंगे। तो आज हमको लगता है कि यहीं पर सत्र को समाप्त करना होगा क्योंकि एक समय की सीमा है। तो कोई भी एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप लोग आगे आ जाइएगा। थैंक यू। वोट ऑफ थैंक्स के लिए कोई एक। गुड इवनिंग सर। धन्यवाद सर। मैं नीतू खुलबे सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को प्रदान की, और जैसे आपने बताया भाषा के इतिहास को और किस तरीके से उसका विकास होता चला गया, और जैसे जैसे जो राजवंश शासन करते रहे उसके अनुरूप फिर भाषाएं भी परिवर्तित होती रही। तो सर ये बहुत ही ज्ञानवर्धक था। और आपने हमें बताया कि हमें शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए,
जो हम सभी लोगों के लिए ग्रहण करने योग्य है। और मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ और आगे भी आपको सुनने की अपेक्षा हम रखते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने बड़े ही सर धैर्य से आप लोगों ने जी सुना। सर धन्यवाद Thank you, देते हुए सर एक छोटी सी बात आपने एक गजल फेज की बताई थी कि हर हकीकत मजाज हो जाएगा।